गणमान्य लोगों को मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर शैलेंद्र सिंह ICL परिवार से कृषि महाविद्यालय इंदौर में आयोजित ये 5 दिवसीय ऑर्गेनिक एक्सपो कॉन्फ्रेंस में आए सभी आगंतुकों का स्वागत करता हूं और डिजिटल माध्यम से हिंदुस्तान के कोने से जुड़े इस कार्यक्रम के किसान भाइयों को और जो ऑर्गेनिक खेती के बारे में जानकारी में इच्छुक हैं उन सभी श्रोतागणों का भी तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मुझे इस मंच पे एक मौका मिला है जो इस सदी की खाद है, जिसको मैं इस 2021 की जो 2020 जो 21वीं सदी हमारी चल रही है, इसकी जो खाद के रूप में मैं एक पॉलीसल्फेट जो कि प्राकृतिक मिनरल है और हज़ारों साल पुरानी ये एक रिसर्च थी, जिसको कि आज हम फिजिकली अपने सामने पा रहे हैं अपनी खेती में एक अलग पहचान देने के लिए कि ये पॉलीसल्फेट जो है भारत की ऑर्गेनिक फार्मिंग को एक अलग आयाम देगा। और जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि ऑर्गेनिक खेती के अंदर हम किस प्रकार अपने उत्पाद को बेहतर क्वालिटी का और अधिक से अधिक पैदावार ले सकें, उसमें ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण खाद साबित होगी। मैं इस मंच को पुनः यूज़ करते हुए इस खाद के बारे में कुछ बारीकी से आपके बीच में अपने अनुभवों को शेयर करना चाहता हूँ। और मुझे पता है कि ये जो 5 दिन हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के, इसमें बहुत सी चर्चाएं हो रही हैं और मुझे पूरा यकीन है कि ये चर्चा से ऑर्गेनिक फार्मिंग के जो मतभेद हैं वो कम होंगे और हम इस खेती को और आगे बढ़ा पाएंगे और इससे बहुत ज़्यादा लाभ ले पाएंगे। अब मैं पुनः अपने टॉपिक की तरफ लौटते हुए आज मुझे मौका मिला है कि पॉलीसल्फेट जो कि इस सदी की नवीनतम खाद है और जैविक खेती और कृषि आय के लिए यह प्राकृतिक खाद किस प्रकार से हमें एक लाभ दे सकती है, लाभकारी हो सकती है। जैसा कि हमने वीडियो में भी देखा और हमारी स्लाइड में भी हमने लिखा है कि यह एक प्राकृतिक खाद है जिसे वैज्ञानिक भाषा में डिहाइड्रेट पॉलीहैलाइड के नाम से जाना जाता है। ये डिहाइड्रेट पॉलीहैलाइड बहुत 200 साल पुरानी रिसर्च है, परंतु यह 200 साल बाद आज हमारे बीच में हमारी खेती में ताकत देने के लिए उपलब्ध हुआ है। इसके लिए मैं ICL ग्लोबल को, ICL UK को जितना भी धन्यवाद दूं कि उनकी मेहनत है और उनकी टेक्नोलॉजी है, जिसके सहयोग से हम समुद्र की उस गहराई तक पहुंच पाए और यह एक बेहतरीन खाद आज हमारे बीच में उपलब्ध है। और ये बताते हुए मुझे बड़ी खुशी होती है कि विश्व में यह खाद सिर्फ और सिर्फ ICL मार्केट कर रही है, क्योंकि यह उस गहराई में जाके उत्पादन कर रही है और इसको पूरे विश्व के बाज़ार को उपलब्ध करा रही है। जैसा कि ये एक प्राकृतिक खाद है, मैं इसके बैकग्राउंड में आपको बताना चाहता हूँ कि ये हज़ारों साल का डिपॉजिट है। नॉर्मली इस प्रकार का डिपॉजिट उन समुद्रों में होता है जहाँ पर अति वाष्पन होता है, अर्थात अधिक गर्मी के कारण पानी का वाष्पन जो होता है और उसके मिनरल्स जाके ज़मीन में डिपॉजिट हो जाते हैं। तो ये वो हज़ारों साल का डिपॉजिट है और ICL को ये यूके में स्थित बॉल्बी माइन, जो कि इंग्लैंड के उत्तरी समुद्र के किनारे स्थित हमारी बॉल्बी माइन में हमें ये जो विशाल डिपॉजिट है पॉलीहैलाइड का मिला। और ये समुद्र की गहराई के नीचे 1250 मीटर जाने के बाद में ये हैलाइड्स हमें मिला है। और इसके प्रोडक्शन प्रोसेस को मैं यहाँ बता दूँ, आपने वीडियो में भी देखा होगा कि हम सिर्फ उस गहराई में जाके इस मिनरल को माइन करके ज़मीन की सतह पे लाते हैं और इसको वहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा क्रश किया जाता है और फिर बैग्स में पैक करके विश्व में बाज़ार में इसको उपलब्ध कराया जाता है। अर्थात इसके अंदर किसी भी प्रकार का केमिकल प्रोसेस नहीं है। ये जिस रूप में प्रकृति ने हमें दिया है उसी रूप में हम बस इसको तोड़ के क्रश करके और इसको खेतों में आप यूज़ कर सकें उस फॉर्म में लाके मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा इसको हम तोड़ करके आपके बीच में लेके आए हैं। इसी लिए चूँकि ये एक मिनरल है तो हम इसको जैविक खेती के अंदर पूर्णतः यूज़ कर सकते हैं। अभी हमारे से पहले जो स्पीकर बोल रहे थे उन्होंने बड़े अच्छे से बताया
कि क्या चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं और क्या नहीं यूज़ कर सकते हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये खाद विश्व के सभी बाज़ारों में ऑर्गेनिक सर्टिफाइड है। इंडिया में थोड़ा सा एक चैलेंज है कि इंडिया की पॉलिसी अभी जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की है वह अभी सिर्फ खेतों की को आइडेंटिफाई करके, जैसे उन्होंने बताया भी कि 29 एजेंसीज़ हैं जो NPOP के तहत सर्टिफाई करती हैं और उस प्रोड्यूस को आप अंडर ऑर्गेनिक लाभ कमा सकते हैं। परंतु अभी भारत की स्कीम्स ऐसी अभी नहीं है कि वो किसी बाहर से आए फर्टिलाइज़र को ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन का एक टैग दें। परंतु चूँकि ये मिनरल फर्टिलाइज़र है और विश्व की महत्वपूर्ण जगहों पे सर्टिफाइड है, तो हम इसको ऑर्गेनिक में यूज़ कर सकते हैं, जिसके बारे में मैं अभी आपको आगे और बताऊंगा। इसमें मुख्यतः 4 तत्व हैं और हमें जैसा पता है कि हमारी खेती में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम ये एक प्रचुर मात्रा में हमें हमारी फसल की ज़रूरत होती है, और उसके बाद में सल्फ़र, कैल्शियम और मैग्नीशियम की। उसके बाद कुछ जो सूक्ष्म तत्व हैं, बोरोन, जिंक एटसेट्रा, उनकी बहुत कम मात्रा में ज़रूरत होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस के अलावा सल्फ़र, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम, ये जो 4 मुख्य तत्व हैं, उसके लिए इस फर्टिलाइज़र का उपयोग कर आप अपनी खेती को, ऑर्गेनिक फार्मिंग को एक ताकत दे सकते हैं एक बेहतर उपज के लिए। जैसा आपको पता है कि सल्फ़र जो है वह प्रोटीन निर्माण के लिए बहुत ज़रूरी है प्लांट्स में, और सल्फ़र सॉइल के अंदर चलायमान होता है और पौधों के अंदर जब ये पहुंच जाता है तो ये जिस पौधे के पार्ट में पहुंचता है वहीं का वहीं फिक्स हो जाता है, ये आगे नहीं बढ़ता है। इसीलिए अगर आप देखें तो जब आपकी नई पत्तियां पौधों की पीली पड़ती हैं तो उसमें हम बताते हैं कि ये सल्फ़र डेफिशिएंसी का कारण हो सकता है, और अगर पुरानी पत्तियां आपकी पीली पड़ रही हों इसका मतलब है कि वो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो सकती है। मेरा यहाँ पे बताने का मतलब ये है कि सल्फ़र जो है अगर ज़मीन से हमारे पौधे को लगातार नहीं मिलेगा तो प्रोटीन निर्माण प्रभावित होगा, और जो नाइट्रोजन है चाहे वो हमारा ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है, ऑर्गेनिक डिकम्पोज से नाइट्रोजन आया हो, हमारी मृदा का जो नेचुरल रूप में उपलब्ध नाइट्रोजन है, या आपने जो अदर खाद का यूज़ करके उसका जो नाइट्रोजन है, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा सकता है अगर ज़मीन से सल्फ़र लगातार मिल रहा है तो। और अगर ये कम मिलेगा तो आपके नाइट्रोजन की जो एफिशिएंसी वो कम होगी और क्रॉप की जो बढ़वार है वो उतनी नहीं हो पाएगी जितनी हमें चाहिए बेहतर पैदावार के लिए। पोटेशियम, जो कि ये जाना जाता है कि प्लांट के अंदर अगर उच्च हमको उपज लेनी हो, क्वालिटी भी अच्छी रखनी हो, तो पोटेशियम की भी निरंतर आवश्यकता होती है पौधों में। और पॉलीसल्फेट चूँकि एक नेचुरल मिनरल है और पोटेशियम का एक अच्छा स्रोत हो सकता है हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग में। साथ ही साथ मैग्नीशियम, जो कि प्रकाश संश्लेषण, जिससे कि पौधा अपना भोजन बनाता है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके लिए जो स्रोत हमारा है ज़मीन में उपस्थित जो हमारा ऑर्गेनिक स्रोत है वही है, या फिर हमें केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज़ करना होता है। परंतु ये एक सॉल्यूशन है आपके लिए कि अगर आप पॉलीसल्फेट जैसा नेचुरल मिनरल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं अपनी फार्मिंग में, तो आप मैग्नीशियम की आपूर्ति को भी इंश्योर कर सकते हैं, और उसके कारण बेहतर प्रकाश संश्लेषण के द्वारा आप एक अच्छी फसल ले सकते हैं। और कैल्शियम, जो आपकी फसल को मजबूती देता है, आपकी फसल की क्वालिटी को बढ़ाने में बहुत योगदान है, क्योंकि हर सेल के अंदर कैल्शियम की ज़रूरत होती है, और ये जब डेफिशिएंट होगा तो ये आपके पौधों को वीक बनाएगा, और जब पौधे वीक होंगे तो रोग उसमें ज़्यादा आ सकते हैं, और जो प्रोडक्ट होगा उसकी क्वालिटी उतनी बेहतर नहीं होगी। ये चारों प्रोडक्ट आपकी पैदावार को बढ़ाने, चारों न्यूट्रिएंट आपकी फसल की पैदावार को बढ़ाने, और साथ ही साथ में उसके अंदर जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने में बहुत ही मददगार होंगे। आप इसको उपयोग करके एक बार आजमाइएगा ज़रूर। नेक्स्ट प्लीज़। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि ये एक मिनरल है, और ये एक इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर का साइंटिफिक डिस्प्ले है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये चारों न्यूट्रिएंट एक बॉन्ड में जुड़े हुए हैं। तो जैसा कि जब आप कोई ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी डालते हैं ना, तो वो भी क्या होता है कि डिकम्पोज होता है, डिकम्पोज में से फिर धीरे धीरे उसमें से न्यूट्रिएंट रिलीज होते हैं, इसीलिए वो वक्त लेता है अपने न्यूट्रिएंट को पूरा रिलीज़ करने के लिए। सेम इसके अंदर भी वही फिलोसॉफी लागू होती है। इसके अंदर जितने भी फर्टिलाइज़र्स, जितने भी न्यूट्रिएंट हैं चारों, चाहे कैल्शियम है,
पोटेशियम है, सल्फर है, मैग्नीशियम है, वो सभी ऑक्सीजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और ये बॉन्ड तब टूटते हैं जब ये पानी के संपर्क में आते हैं और ये धीरे से उसमें घुलते हैं और ये सारे के चारों न्यूट्रिएंट रिलीज होते हैं। तो इस कारण से इसके जो न्यूट्रिएंट का रिलीज़ का पैटर्न है, तो इसके जो न्यूट्रिएंट का जो रिलीज़ है वो प्रोलॉन्ग्ड होता है। तो लंबे समय तक सॉइल के अंदर ये चारों न्यूट्रिएंट की उपलब्धता रहती है, जिसके कारण पौधे की जो गति है या उसका विकास है वो बहुत बेहतर होता है। इस पॉलीहैलाइड को आज से 200 साल पहले किसी रिसर्च में पब्लिश किया गया था एज ए बेहतरीन पोटैश फर्टिलाइज़र के रूप में, परंतु उस समय पे हमें पोटेशियम डालने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए ये फर्टिलाइज़र को इंडस्ट्री ने कभी भी सीरियसली नहीं लिया। जब 1991 में इंग्लैंड के एक साइंटिस्ट ने इसको रिपोर्ट किया और हमारी ICL इंग्लैंड ने, जो कि बॉल्बी में काम कर रही थी, उन्होंने जब इस हैलाइड को उस गहराई में पाया तो आज से 10 साल पहले सितंबर 2010 में ये फर्टिलाइज़र को वो लोग डिग करके बाहर लाए और उन्होंने इसको चेक किया कि इसको किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं, क्या इसको प्रोसेस करना पड़ेगा, क्या हम इसको एज सच यूज़ कर सकते हैं। और जो डीप रिसर्च के बाद में 4 या 5 साल लगे, पूरे वर्ल्ड के अंदर लगभग 5 कॉन्टिनेंट में हमने इसको रिसर्च किया और पाया कि इसको एज सच खेती के अंदर प्रयोग किया जा सकता है और उसका बेहतरीन परिणाम हमें हमारे एक्सपेरिमेंट्स में मिला, जिसको कि हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट प्लीज़। अब सबसे पहली बात थी कि ये क्रिस्टल है, मिनरल है, इसका रिलीज स्लो है, लंबे समय तक न्यूट्रिएंट देता है, तो ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? भाई हमने सॉइल के अंदर जो भी डाला है वो एक साथ मिल जाए तो क्या नुकसान होगा? यस, क्योंकि अगर आप पौधों को देखें तो जब बीज हम डालते हैं और जब हम उस क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं, उस दौरान पौधा बहुत समय, जो उसका जीवन काल है उसमें वो कई फेजेस से गुजरता है और जैसे जैसे पौधा समय लेता है उसकी ज़रूरत उस समय के हिसाब से बढ़ती और घटती है। अगर इसमें हम नॉर्मली एक न्यूट्रिएंट को समझें तो जो लोग खेती के अंदर फर्टिलाइज़र का उपयोग करते हैं वो सभी के सभी फर्टिलाइज़र ज़मीन में डालने के बाद में सॉइल और मृदा पानी के संपर्क में आने के बाद में उसके अंदर जितना भी न्यूट्रिएंट होता है उसको रिलीज़ कर देते हैं। जब वो उसको रिलीज़ कर देते हैं, इसका मतलब है कि अगर कोई खाद आपने 50 किलो डाली है, 100 किलो डाली है और उसके अंदर सर्टेन परसेंटेज ऑफ वो न्यूट्रिएंट है, तो वो सारा का सारा उस समय पे उपलब्ध हो जाता है 5 से 10 दिन के अंदर। अब 5 से 10 दिन में जो न्यूट्रिएंट उपलब्ध हुआ, क्या वो आने वाले 90 दिन तक, 100 दिन तक उस फसल वो उपलब्ध रहेगा? ये समझने वाली बात होती है। तो मिट्टी के अंदर, अभी हमारे जो पिछले स्पीकर बोल रहे थे उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, उसमें से एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हम आपको बता देते हैं। खेती के लिए 3 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण है जानना। हम सबको अपनी ज़मीन के बारे में 3 चीज़ जरूर जाने, चाहे उसके अलावा कुछ आप जान पाए या ना जा पाए। आपकी मिट्टी का स्वास्थ्य कैसा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मिट्टी अगर स्वस्थ है तभी जो भी उसमें डालेंगे उसका रेस्पॉन्स उसकी हेल्थ के हिसाब से मिलेगा। उन्होंने ये भी बताया कि जब हमारे पूर्वज खेती करते थे तो बहुत कम इनपुट के अंदर एक अच्छा पैदावार लेते थे। आज हम उसका दुगना या तिगुना अपनी खेती में प्रयोग कर रहे हैं और लाभ हमारा उसी के आसपास है। तो कॉस्ट हमारी बढ़ रही है लेकिन पैदावार नहीं बढ़ रही है जिस प्रोपोर्शन में हमने कॉस्टिंग लगाई है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? आज पहले से बेहतर सीड है, पहले से बेहतर खाद हैं, पहले से वैसे हमारे पास ऑप्शंस हैं, मैकेनाइज्ड ऑप्शन है, इरिगेशन के अच्छे स्रोत हैं, एक से एक खाद है, तो क्यों नहीं रेस्पॉन्स आ रहा? तो इसका सबसे बड़ा कारण है आपकी सॉइल का स्वास्थ्य। और सॉइल स्वास्थ्य के अंदर 3 चीज़ें आप जानिए। आपकी सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर कितना है, आपकी सॉइल का स्वभाव कैसा है अर्थात पीएच कैसा है, और तीसरा अगर जान सकें तो उसका इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कैसा है, ईसी। क्योंकि अभी ईसी का प्रॉब्लम हिंदुस्तान में उतना ज़्यादा नहीं है, कुछ लिमिटेड एरिया में है, लेकिन जिस दिन ईसी ख़राब हो जाएगा उस दिन आपकी खेती में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आ जाएंगे। लेकिन अभी हमें पीएच को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। जब हम फर्टिलाइज़र डालते हैं तो चाहे वो ऑर्गेनिक माध्यम हो चाहे इनऑर्गेनिक माध्यम हो, सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट अपना रेस्पॉन्स एक ही तरीके से करता है और पौधे इस न्यूट्रिएंट को आयन के फॉर्म में लेते हैं। यानी हम अगर अपनी भाषा में बात करें तो खेत में जो उगता है उसको हम पका के ही खाते हैं,
सारी चीज़ों को कच्चा नहीं खा सकते, ना हम डाइजेस्ट कर सकते हैं। उसी प्रकार से पौधों का पता है कि नाइट्रोजन उनको नाइट्रेट या अमोनिकल फॉर्म में ही लेना है, फास्फोरस को उसको फास्फोरिक उसमें फॉर्म में लेना है, पोटैश को उसको पोटैशिक आयन के रूप में ही लेना है। तो ये आयन फॉर्म में आते हैं, चाहे वो स्रोत उनका ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो। एक बार जब ये फॉर्म में आते हैं, उसके बाद आपका जो सॉइल का स्वभाव है वो डिसाइड करता है कि वो आयनिक फॉर्म में कितने समय तक रह पाएंगे। और यही कारण है कि अगर आपका pH 8+ है तो रेस्पॉन्स बहुत सारे फर्टिलाइज़र का कम हो जाता है। जैसे फास्फोरिक फर्टिलाइज़र के लिए वो 20% 25% रह जाता है, लेकिन वही pH अगर 6 और 7 के बीच में है तो उसका एफिशिएंसी आपको 50% तक मिलता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हर चीज़ में एक साइंस होती है और यहाँ पर सॉइल के अंदर एक केमिस्ट्री है। क्योंकि हम पौधे को डायरेक्ट फीड नहीं करते हैं, हम मिट्टी के अंदर देते हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक माध्यम हो और इनऑर्गेनिक माध्यम हो। यहाँ पर मैं यही बताना चाह रहा था कि पौधों को नाइट्रोजन और फास्फोरस जो चाहिए, वो फास्फोरस इमीडिएटली शुरुआत में ज़्यादा चाहिए क्योंकि उन्हें अपनी जड़ों का विकास करना होता है और उसके लिए फास्फोरस सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तत्व होता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है फास्फोरस की ज़रूरत कम होती जाती है, इसलिए लेटर स्टेज में फास्फोरस नहीं चाहिए होता है, बहुत नाममात्र चाहिए होता है ट्रिगर करने के लिए एनर्जी को। नाइट्रोजन शुरुआत में ग्राफ इसका बढ़ता है, फिर स्टैटिक होता है और फिर घटने लगता है। तो ये तो थे नाइट्रोजन और फास्फोरस, लेकिन इसके अलावा पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये शुरुआत जैसे जैसे पौधे को आप देखेंगे बढ़ रहा है ना, इसी हिसाब से इसकी ज़रूरत बढ़ती जाती है क्योंकि ये कंटिन्यूअस चाहिए उसको। उसकी जैसे जैसे प्लांट बढ़ेगा उसकी सल्फर रिक्वायरमेंट बढ़ेगी क्योंकि प्रोटीन बनाना है ज़्यादा, उसकी कैल्शियम रिक्वायरमेंट बढ़ेगी क्योंकि सेल्स बढ़ रही हैं तो उसे और सल्फर और कैल्शियम दोनों ही प्लांट के अंदर चलायमान नहीं है, अर्थात किसी पार्ट में कमी होने पे ये उस पार्ट में ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, ये जिस पार्ट में चले गए वहीं रहते हैं। इसलिए ये दोनों तत्व हमको चाहिए लगातार, हमारे पानी से जो मृदा के द्वारा प्लांट ले रहा है उसके माध्यम से हमें चाहिए। तीसरी सबसे बड़ी बात है पोटेशियम। चूँकि पोटेशियम सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को फोकस करता है, तो जैसे जैसे पौधा हमारा बढ़ता जाता है उसकी रिक्वायरमेंट उसको बढ़ती जाती है। और जो मैग्नीशियम है इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, आप जानते ही हैं। मैग्नीशियम जितना अच्छा होगा पौधा उतना अच्छा प्रकाश संश्लेषण करेगा और उतना ज़्यादा फूड बना पाएगा, तो वो अपनी बढ़ती हुई रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाएगा। इसीलिए हमने ये पाया कि जहाँ भी हमने पॉलीसल्फेट का यूज़ किया है जड़ों का विकास बेहतर हुआ है। अब आप सोचिए ग्रीन पार्ट से सबसे डिस्टेंस में क्या होता है, जड़ें होती हैं, और वहाँ तक लगातार फूड की सप्लाई तभी हो सकती है जब सरप्लस में फूड हो, क्योंकि प्लांट्स को पत्तियों में जो भोजन बनता है उसका 80% फूड अन्य पार्ट में जाता है और 20% पत्तियों द्वारा उसको यूज़ किया जाता है। तो ये हमने देखा कि जहाँ पे पॉलीसल्फेट यूज़ किया बिकॉज ऑफ द मैग्नीशियम सप्लाई कंटिन्यूअस, वहाँ की जड़ों का विकास बेहतर मिला, और वो जब जड़ें अच्छी थी तो क्रॉप ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया क्योंकि न्यूट्रिएंट अपटेक अच्छा हुआ और बेहतर हमें उपज मिली। तो ये इसका मैं यहाँ यही समझाना चाह रहा था कि क्यों हमें न्यूट्रिएंट लगातार ज़मीन में चाहिए, और पॉलीसल्फेट इन 4 तत्वों को लंबे समय तक इंश्योर करने वाला एक बखूबी प्राकृतिक मिनरल फर्टिलाइज़र है। नेक्स्ट प्लीज़। हमने ये जो आपके साथ डिस्कस किए इसके पीछे बैकग्राउंड यही है कि विश्व के 5 कॉन्टिनेंट में हमने 23 कंट्रीज़ में इस बहुत सारी क्रॉप्स के साथ में इसको एक्सपीरियंस किया, और सभी में ये पाया कि जहाँ भी हमने इसको यूज़ किया पैदावार बढ़ना हमारे लिए कभी सवाल नहीं रहा, क्योंकि पैदावार तो बढ़ी ही परंतु उसके साथ में उसकी गुणवत्ता भी सुधार हुआ, उसकी गुणवत्ता बेहतर हुई। और आज हम सभी एक अच्छी, जब हम मार्केट में जाते हैं, मैं खुद अपनी बात बताता हूँ, मैं जब भी बाज़ार जाता हूँ फल या सब्ज़ी देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हमको कब एक बेहतर क्वालिटी का फूड मिले ताकि हम अच्छा सा न्यूट्रिशन कर पाएँ। और प्राकृतिक फर्टिलाइज़र या प्राकृतिक माध्यम से जो उगाया गया है और हमें वो मिलेगा तो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत बेहतर होगा, जिसमें पॉलीसल्फेट आपको एक बेहतरीन स्कोप दिखता है। नेक्स्ट प्लीज़। अब इसमें एक चीज़ और थी कि जब हम इसको स्टडी कर रहे थे तो हमने देखा कि ये
जब हम पॉलीसल्फेट मृदा में डाल रहे हैं तो मृदा में कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई गलत प्रभाव है इसका, फसल में कोई उसकी क्वालिटी में कोई गलत प्रभाव है या पैदावार में कैसा है। हमने यही पाया जहाँ पे भी पॉलीसल्फेट यूज़ हुआ है उसकी सॉइल में सुधार हुआ है, क्योंकि ये एक नेचुरल पीएच का मिनरल फर्टिलाइज़र है। और हमने ये एक्सपीरियंस किया कि सॉइल का जो स्ट्रक्चर बिगड़ रहा है ये कुछ हद तक उस स्ट्रक्चर को बेहतर करने में भी एक प्रभावी उर्वरक मिला है हमको। और चूँकि ये एक प्राकृतिक कुदरती देन है और कुदरती फर्टिलाइज़र को जब हम कुदरत के अंदर दे रहे हैं तो कुदरती चीज़ हम पैदा कर सकते हैं। इसलिए इस खाद को हम नेक्स्ट प्लीज, इसीलिए इस खाद को एक जैविक आइडेंटिटी मिली है और विश्व के बाज़ारों में यह जैविक खेती के लिए भी स्वीकृत है। हिंदुस्तान में जैसा मैंने बताया कि अभी हमारे पास में हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग को ही सर्टिफाई कर पा रहे हैं। जितनी भी एनपीओपी एजेंसीज़ है पेडा के अंदर काम कर रही हैं वो सारी की सारी अभी हमारे जो फार्म प्रोड्यूस है, जो इंडिजीनस प्रोडक्शन है, अभी वो उसी को सर्टिफाई कर रही हैं। परंतु किसी भी प्रोडक्ट को जो कि खेती में यूज़ होना है और इम्पोर्ट होके आ रहा है उसको सर्टिफिकेशन का अभी शायद गवर्नमेंट में अभी कोई प्रावधान नहीं है। ये चर्चा का विषय है। हमें जहाँ भी मौका मिलता है हम निवेदन करते हैं कि सर इस प्रकार की चीज़ों को मौका दीजिए जो प्योरली नेचुरल है, ताकि हमारी ऑर्गेनिक खेती को भी एक नई प्रगति मिल पाए। क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज है प्रोडक्शन को भी बढ़ाना है। अगर ऑर्गेनिक पे जाना है तो बिना प्रोडक्शन बढ़ाए ऑर्गेनिक सस्टेन नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास लैंड लिमिटेड है और आज बहुत तरीके की खेती हो रही हैं। और अगर ऑर्गेनिक में हमको और बेहतर करना है तो इस प्रकार की चीज़ों को हमें अडॉप्ट करना होगा ताकि हम अच्छी इनकम भी कर सकें। नेक्स्ट प्लीज़। ऑमरी में द्वारा सर्टिफाइड है यूएसए और कनाडा में। यह विश्व के यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत सारे सर्टिफिकेट इसको मिले हुए हैं। इसको यूके, इटली, जर्मनी सभी ने ऑर्गेनिक खेती के अंदर अडॉप्ट किया हुआ है। इसके सर्टिफिकेट हैं। अगर आप पॉलीसल्फेट साइट पे जाएंगे तो वहाँ पर ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन को आप आराम से पढ़ सकते हैं इसके। नेक्स्ट। इसके प्रभावों को, क्योंकि विश्व के बाज़ार में तो हमने इसको बहुत चेक किया और ये लास्ट ईयर अगस्त में ही ये फर्टिलाइज़र गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास किया मार्केट में। और हमारा जिम्मेदारी है कि हम इस फर्टिलाइज़र को चेक करें कि इसके परफॉर्मेंस कैसे आ रहे हैं इंडिया के विभिन्न बाज़ारों में। तो पिछले साल कोरोना था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने, हमारी टीम ने काफ़ी हिम्मत की और किसान भाइयों का साथ मिला तो हम 275 के आसपास इस प्रोडक्ट के डेमोस्ट्रेशंस कर पाए। और कुछ के मैं आपके सामने इसमें शेयर करना चाहूँगा जो हो सकता है मध्य प्रदेश के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो। नेक्स्ट प्लीज़। ये सोयाबीन हमने स्टार्ट किया था लास्ट खरीफ में और सोयाबीन हम लोगों ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, ये 3 जगह पे इसके ट्रायल्स किए थे। एमपी चूँकि सोयाबीन का एक सबसे बड़ा स्टेट है और एक अच्छी फसल है। इसके अंदर सल्फ़र और प्रोटीन दोनों, ऑयल और प्रोटीन 2 चीज़ों के लिए ये उगाया जाता है। और हम लोगों ने इसके ट्रायल्स किए। इसके रिजल्ट्स कुछ हैं, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। नेक्स्ट प्लीज़। ये डॉलर चना है जो एमपी का एक बहुत ही बहुत ही अच्छी फसल मानी जा रही है और किसान जो डॉलर ग्राम के प्रति अच्छा इनकम भी कर रहे हैं। और अगर वो पॉलीसल्फेट जैसा खाद यूज़ करके इसमें बेहतर उपज ले सकें तो ये उनके लिए बहुत अच्छी है। अभी इसका डाटा मेरे पास में पूरा नहीं आया है, बट चूँकि आज चर्चा थी तो मैंने यहाँ के जो फील्ड ऑफिसर हैं उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि सर अभी रिसेंटली हार्वेस्ट हुए हैं और उन्होंने मुझे बताया कि उनको 2 कुंटल के आसपास जो फार्मर प्रैक्टिस है, चूँकि हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत अधिक थी, परंतु वो बोल रहे थे कि कुछ मौसम पिछले उसमें गड़बड़ हुआ, उससे ये फसल चली गई है और बड़ा नुकसान हुआ है हमारे यहाँ के किसान भाइयों को। उसके लिए तो बड़ा ही, जब किसान की फसल नुकसान होती है तो हम अपनी जगह पे देखते हैं कि अगर हम होते तो हम क्या करते। तो आप लोग जो इस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं उनके सामने ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि कैसे प्रोटेक्ट करें अपने खेती को, क्योंकि खेती का प्रोडक्शन भी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी चर्चाएं होती हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में उसमें कमी है। उसमें मेरा हमेशा निवेदन रहता है कि खेती में जो इंश्योरेंस है इसको बिजनेस एंगल से ना देख करके एक प्रोडक्शन एंगल से देखना चाहिए, ताकि भारत का हर किसान,
हर खेत प्रोटेक्ट हो सके। और मैं उस दिन अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा अगर मैं अपने जीवन काल में हर फार्मर की खेत को प्रोटेक्ट होते देख पाऊँ। पर वो एक अलग विषय है और अलग लोगों की जिम्मेदारी है। मेरी जो जिम्मेदारी है मैं उसमें अपने प्रयास करता रहता हूँ। और यहाँ पर हमने डॉलर ग्राम में किया और इसके अंदर हमने इवन अच्छा मौसम नहीं था, बहुत सारे चैलेंजेस आए, फिर भी हमने इसके अंदर 13 साढ़े 13 कुंटल प्रति एकड़ का यील्ड हमने इसमें रिसीव किया। और नॉर्मली हमने 10-11 कुंटल का यील्ड हमें 10 के आसपास बता रहे थे कि आया है यील्ड एवरेज। तो हमें लगा कि ये एक अच्छी पैदावार है। इसके अंदर हम लोगों ने जो पॉलीसल्फेट की रिकमेंडेशन यूज़ की थी वो 75 kg प्रति एकड़ यूज़ किया था। और अगर मैं इसकी ROI देखूं, रेट ऑफ रिटर्न खर्चे के हिसाब से, तो क्योंकि डॉलर ग्राम का प्राइस अच्छा है तो मुझे लगता है 1 रुपये की अपेक्षा 5 रुपये के आसपास का हमें इसमें फ़ायदा मिला है। नेक्स्ट प्लीज़। ये टमाटर के प्रदर्शन है और मुख्यतः हमारे छत्तीसगढ़ में, आंध्रा में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में और MP में कुछ एरिया में, और जहाँ जहाँ टमाटो होता है, टमाटो का सबसे बड़ा चैलेंज है कि प्रोडक्शन तो होता है पर उसकी क्वालिटी नहीं होने से उसकी जो सेल्फ लाइफ है बड़ी चैलेंज्ड है। तो जितना प्रोसेसिंग में जाता है टमाटो वो तो इंडस्ट्री उसको ले लेती है, पर जो टेबल पोटैटो है या टेबल जो सब्जी के पर्पस से या जो फ्रेश मार्केट में आता है, अगर उसकी सेल्फ लाइफ को थोड़ा सा बढ़ जाए तो किसान जिसने उसको पैदा किया है या जो उसको मार्केट कर रहा है उसको थोड़ा सा एक लाभ मिलेगा और किसान जो कंज्यूमर है उसको एक अच्छी क्वालिटी का टमाटो खाने को मिलेगा, क्योंकि हर घर में टमाटो हर दिन चाहिए। हमने ये अभी सारे डाटा तो इसके भी नहीं आए हैं, पर क्योंकि ये मल्टीपल पिकिंग क्रॉप होती है, अभी इसकी तीसरी पिकिंग कर्नाटका और कई जगह पे हो चुकी है। उसमें जो हमारे ऑफिसर उन्होंने हमें यही बताया कि इसके अंदर उन्होंने उनके जो किसान का अनुभव है कि जो क्वालिटी है, जो फर्मनेस है टमाटो की, वो अन्य की अपेक्षा बहुत बेहतर है। यूनिफॉर्म जो कलर आ रहा है वो भी बहुत अच्छा आ रहा है, उससे उनको मार्केट करने में आसानी मिल रही है। और उपज भी उन्होंने अभी तक 3 पिकिंग की है और वो बता रहे थे कि 4 एकड़ में ये इसकी हमने रिकमेंडेशन इसमें 100 किलो प्रति एकड़ किया हुआ है इस फर्टिलाइज़र का। और वो बता रहे थे कि सर 4 टन प्रति एकड़ अभी तक हम लोग हार्वेस्ट कर चुके हैं और हम लोग अभी नेक्स्ट 2 पिकिंग और करेंगे। और उसमें हमें यकीन है क्योंकि पहली पिकिंग से दूसरी बेहतर होती है, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, तो उनका यकीन है कि 8 से 10 टन के आसपास हम जाएंगे। टमाटो के अंदर जो उपज है वो 2 चीज़ों पर निर्भर करती है। एक तो वैरायटी पोटेंशियल क्या है, क्योंकि जैसा वो बता रहे थे हमारे पूर्व वक्ता कि वहाँ पर इतना होता है, उसके अंदर 2 चीज़ें हैं। एक तो सॉइल का ऑर्गेनिक मैटर उस जगह का बहुत ज़्यादा है और जो वैराइटल पोटेंशियल है वो भी इन वेराइटीज़ से बहुत ज़्यादा है। तो हमें क्या होता है, न्यूट्रिशन का जो पैकेज होता है वो वैराइटल पोटेंशियल के हिसाब से करना पड़ता है, तभी हम उस यील्ड तक जाते हैं। और अभी जो हमारी उपज है वो 10 टन के आसपास अगर आती है तो मुझे लगता है ये एक बेहतर पैदावार है टमाटो की दृष्टि से। नेक्स्ट, गेहूँ। MP मालवा ये तो गेहूं का पूरा मतलब ब्रांड है। तो हमने गेहूं में भी जो मुख्य जगह हैं, हरियाणा, पंजाब, आपका मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इन 4 जगहों पे गेहूं के अंदर बहुत सारे डेमोस्ट्रेशंस किए। और गेहूं में मैं 2 ही चीज़ें आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो वैरायटीज़ हैं उनको उनका रेस्पॉन्स फर्टिलाइज़र के प्रति कम है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा गेहूं में जो फ़र्क पड़ता है वो टाइमिंग्स, किस समय पे आप कौन सी वैरायटी लगा रहे हैं उसका वो समय बहुत इम्पॉर्टेंट है। इरिगेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, यानी बुआई का समय, क्वालिटी बीज का और कितने पानी आपने दिए हैं, उसके बाद में फर्टिलाइज़र का रोल आता है। तो जब हम इस फर्टिलाइज़र को ट्राई कर रहे थे तो हमारे कई लोग बोले कि साहब गेहूं में इतना ये फर्टिलाइज़र जाएगा। हमने कहा कि गेहूं के अंदर एक भ्रांति है कि इसको सल्फ़र की ज़रूरत नहीं है, जबकि आपकी गेहूं की क्वालिटी तभी बनेगी जब आपकी गेहूं को प्रॉपर सल्फ़र मिलेगा। और सल्फ़र देने का स्रोत सिर्फ और सिर्फ सबसे अच्छा स्रोत है मिट्टी। मिट्टी के अंदर सल्फ़र है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो आपको देना पड़ेगा। सल्फ़र पानी के अंदर जैसे ही घुलता है तो वो पानी के साथ मोमेंट के साथ चला जाता है, वो रुकता नहीं है,
क्योंकि हमारी मिट्टी का जो चार्ज है वो नेगेटिव है, यानी माइनस चार्ज की मिट्टी होती है हमारी। और न्यूट्रिएंट जो सल्फर है, जिसको सल्फेट फॉर्म में पौधा लेता है, उसका चार्ज भी कैसा है, माइनस होता है। तो माइनस माइनस कभी रुक नहीं सकते, वो उसको धक्का देते हैं, तो वो पानी के साथ रहता है और पानी के साथ ही पौधे में जाएगा। और अगर पानी ज़मीन की जड़ों के से नीचे चला गया तो वो सल्फ़र पौधों को मिल नहीं पाती है। वहाँ पर इस फर्टिलाइज़र ने बहुत अच्छा प्रभाव दिखाया और गेहूं की जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो बहुत अच्छी हुई है। उसको देख के तो हमारे किसान भाई बोले थे कि साहब लगता है इस बार गेहूं बहुत अच्छा, हमारा मतलब 20-25% तक फ़ायदा जाएगा। पर हम जानते थे कि ये कहाँ तक जाएगा, क्योंकि इस पर बहुत काम हो चुका है। और हमने इसके अंदर भी करीबन इस बार जो आपका एमपी का यील्ड अभी तक आया है, क्योंकि और जगह हार्वेस्ट नहीं हुआ था, तो 17-18 कुंटल का हमारा यील्ड आया है यहाँ पे। अब आप देख सकते हैं कि आप अपने गेहूं में कौन सा, ये शायद 322 वैरायटी इन्होंने यूज़ किया था। और इसमें जो दूसरा फ़ायदा मैं बताना चाह रहा था कि इसका जो भूसा बनता है, जो स्ट्रॉ होती है, अगर वो स्ट्रॉ जानवर, हमने ये भी देखा कि इसकी स्ट्रॉ का जो जानवर को हम देते हैं उसका दूध बढ़ जाता है। तो ये एक दूसरा फ़ायदा है, क्योंकि जब न्यूट्रिशन अच्छे से होगा तो फसल का जो स्ट्रॉ है उसके अंदर भी कैल्शियम और मैग्नीशियम, सल्फ़र अच्छी मात्रा में होंगे, और ये जब जानवर खाता है तो उसको भी एक अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है और उसका दूध या उसका जो शरीर है वो अच्छा स्वस्थ और अच्छा दिखता है। ये यूके की रिसर्च थी, मैंने कहीं आर्टिकल पढ़ा था, सोचा आपके काम आएगा। नेक्स्ट प्लीज़। साथ ही हमने मिर्च में भी कुछ डेमोस्ट्रेशंस लगाए हैं, अभी इसके बारे में ज़्यादा अभी डाटा नहीं आया है, सो जस्ट आपको बताना चाह रहा था। नेक्स्ट। अब कुछ जो हमने क्रॉप्स जो खरीफ की थी उनके परिणाम मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आशा करता हूँ आपको कुछ इसमें अपने काम का मिलेगा। हम लोगों ने पैडी में करीबन 40-45 ट्रायल्स किए होंगे, और सभी का डाटा जब हमारे पास आया तो हमने उसको एनालिसिस करके देखा कि इसमें क्या मिला और क्या चीज़ हम आपको बता सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो सबसे पहली चीज़ थी कि जितनी भी बाली होती हैं उसके ग्रेन्स की फिलिंग बहुत अच्छी हुई। हमने देखा कि एवरेज 10% ग्रेन फिलिंग इम्प्रूव हो गया पौधों का। साथ ही साथ जब हमने उनका 100 टेस्ट वेट बोलते हैं, तो हमने 100 वेट जब किया तो उसके अंदर हमें 4% के आसपास नॉर्मल धान से बेहतर मिला वज़न। और जो इफ़ेक्टिव टिलर्स, सबसे पहले जो टिलर्स आते हैं जिसमें कि बालियाँ होती हैं और वही बालियों में दाने बनते हैं, तो इफ़ेक्टिव टिलर्स में हमें बहुत बड़ा इजाफा मिला। उस इफ़ेक्टिव टिलर्स को देख करके हमें बहुत ज़्यादा आशा हो गई थी, पर जैसा हमने बताया कि वो टिलर्स को देखें तो 42% जब हम काउंट करते हैं तो इतना यील्ड इंक्रीमेंट होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सीड का पोटेंशियल एक होता है। और हमने जब इसको फाइनली कैलकुलेट किया तो हमने ये देखा इसमें हमने 50 किलो प्रति एकड़ इसको यूज़ किया था, और 1 रुपये की अपेक्षा लगभग 5 रुपये हमको ये बासमती राइस में मिला। लेकिन अगर आज मुझे मिल का कोई आदमी सुन रहा हो जो राइस मिल चलाता है, तो उनके लिए सबसे अच्छा चैलेंज होता है कि उनको धान ऐसा चाहिए जब वो उसको प्रोसेस करते हैं तो उसमें जितनी टूट होती है वो उनके लिए नुकसान होता है। इसके अंदर चूँकि हमने कैल्शियम रिच, सल्फ़र रिच और पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र दिया है, तो इसका जो सेलिंग परसेंटेज है, मेरा दावा है कि सेलिंग परसेंटेज भी इसका इम्प्रूव हुआ होगा। मेरे पास डाटा नहीं है, अदरवाइज़ मैं आप बता सकता था, पर 1-1.5% का इसमें सेलिंग परसेंटेज 2% तक का ज़रूर इजाफा मिलेगा। इसको हम अभी काम कर रहे हैं ताकि हमारी मिल्स इसका बेहतर लाभ ले सकें। और साथ ही साथ में ये जो दाना है इसके अंदर जो न्यूट्रिशन है, क्योंकि ये हम खाते हैं, ये भी न्यूट्रिशन लेवल पे रिच होता है। नेक्स्ट। ये खीरे का प्रदर्शन है कर्नाटका का, आई थिंक हम लोगों ने कर्नाटका में ये किया था, और वहाँ का जब हम लोगों ने इसको यूज़ किया तो फार्मर्स बोला सर 50 किलो में क्या होगा, 75। तो हमने कहा इसको डालिए आप। इसके अंदर उन्होंने 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इस खीरे की बुआई के समय डाला, और जो आप देख सकते हैं कि इसमें हमें 34% का यील्ड इंक्रीमेंट मिला है। लगभग अगर मैं इसको प्रति हेक्टेयर में काउंट करूं तो हमें लगभग 48 टन के आसपास यील्ड आया 1 हेक्टेयर में।
वहीं पे जो कंट्रोल जो लोकल प्रैक्टिस थी उसमें 35 टन के आसपास हमें उपज मिली। तो अब ये क्या हो सकता है? ये वही कारण है जो हमने बताया था कि लगातार न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी से क्या होता है, सॉइल के अंदर एक प्रॉपर सॉल्यूशन बनता है जिससे कंपटीशन कम होता है और अपटेक इस न्यूट्रिएंट के साथ साथ में नाइट्रोजन, फास्फोरस, अन्य का भी अपटेक बढ़ जाता है और इस कारण से ये डिफरेंस हमको देखने को मिला है। नेक्स्ट प्लीज़। इसमें जो हमने नोटिस किया तो हमने ये देखा कि जो कुकुम्बर का वेट था और लेंथ थी उसमें काफ़ी हमको अच्छा मिला। 35% के आसपास वेट बढ़ गया और 22% के आसपास हमको कुकुम्बर की लेंथ में इजाफा दिखा। वंस क्लिक मोर प्लीज़। और इसमें 7 मतलब 1 रुपये की खर्चे पे 7 रुपये तक का बेनिफिट हमको मिला, जबकि इस खीरे की जो कैलकुलेशन की गई थी वो 4 रुपये किलो पे की गई, तब जाके ये हमको इसका बेनिफिट मिला है। तो आप समझ सकते हैं कि मेरा दावा है जो मल्टीपल पिकिंग क्रॉप है उसमें इसका परसेंटेज बेनिफिट ज़्यादा है और उसका कारण यही है कि ये लगातार न्यूट्रिएंट अवेलेबल करा रहा है और जब पिकिंग होती है तो वो नई ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है और वो ज़मीन से अगर उपलब्ध होता है तो उससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं हो सकती है। नेक्स्ट प्लीज़। ये कपास, शायद एमपी में भी कुछ कपास होता है, पहले बहुत होता था, लेकिन हम मानते हैं कपास एक घुमाऊ क्रॉप है, वो कहीं से चलती है और कई 10-15 सालों में बदलती जाती है। तो कपास भी कुछ एरिया में होता है और कपास भी हमने महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, हरियाणा आदि स्टेट्स में हमने इसको ट्राई किया और उसका एवरेज भी हम देख पाए तो 50 किलो ही हमने इसमें भी यूज़ किया था प्रति एकड़ और इसमें भी हमको 25% के आसपास एवरेज बेनिफिट मिला है। अर्थात हमें कंट्रोल प्रैक्टिस जिसमें पॉलीसल्फेट जैसा फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं किया गया और 21.8 क्विंटल पर हेक्टेयर का यील्ड मिला है, वहीं पे 27.25 क्विंटल पर हेक्टेयर का यील्ड हमको इसमें मिला है। वन मोर क्लिक प्लीज़। सो ये क्यों मिला? तो हमने ऑब्जर्व किया कि कॉटन की एक सिम्पोडियल ब्रांच होती है जिसपे कि फ्लावर्स लगते हैं और उसको बॉल बनती है। तो हमने देखा कि सिम्पोडियल ब्रांच जो थी और जो बॉल पर प्लांट जो नंबर्स थे उसमें हमने इंक्रीमेंट देखा। 14% के आसपास सिम्पोडियल ब्रांच ज़्यादा मिली और 32% के आसपास हमें बॉल पर प्लांट ज़्यादा मिले। तो जब ये चीज़ अच्छी होगी तो पैदावार भी हमें अच्छी ही मिलेगी। और नेक्स्ट प्लीज़। सो इसमें भी हमको 1:7 का एक कॉस्ट बेनिफिट रेशियो देखने को मिला जो कि एक बेहतरीन है कॉटन की दृष्टि से। नेक्स्ट प्लीज़। सोयाबीन एमपी का बेहतरीन क्रॉप और इसमें भी जो ट्रायल रिजल्ट्स आए उसमें हमने 24% का इंक्रीमेंट देखा है और इसको जब हम पर हेक्टेयर देखते हैं तो 14 टन पर हेक्टेयर के आसपास का हमें यील्ड मिला और इसमें भी हमने वही 50 किलो प्रति हेक्टेयर की डोज इसकी चेक की थी, ट्राई किया था विद योर लोकल प्रैक्टिस और उसमें ये परिणाम हमको मिले हैं। नेक्स्ट प्लीज़। तो किस कारण से बढ़ा? तो हमने ये देखा कि इसके जो पोर्ट्स आपके होते हैं, पोर्ट्स पर प्लांट, वो उसमें 14% का लगभग 6 से 7 पोर्ट हमें ज़्यादा मिले पॉलीप्लॉट में और टोटल जो नंबर ऑफ पोर्ट्स थे एवरेज वो 14% के आसपास, 15% के आसपास ज़्यादा इसमें देखने को मिले। तो ये एक कारण था जिसके कारण हमें सोयाबीन में एक बेहतर उपज मिली है। नेक्स्ट प्लीज़। और इसमें हमें 1:3 का जो देखने को मिला परिणाम और जो कि आई थिंक जैसे जैसे हम सोयाबीन का सीज़न भी ज़्यादा अच्छा नहीं रहा था हमें जैसा बताया गया, हो सकता है कि ये भी एक, लेकिन आपकी सोयाबीन के लिए क्योंकि पॉलीसल्फेट जब आया था तो सबसे ज़्यादा रिसर्च जो है सोयाबीन में हुआ था। सोयाबीन की जो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है और इस न्यूट्रिएंट का रिलीज़ है वो 90% के आसपास मैच करता है। इस कारण से ये एक बेस्ट फिट है सोयाबीन के लिए। हम आप सभी को निवेदन करेंगे कि इसका आने वाले सीजन में ज़रूर उपयोग करें और अपनी सोयाबीन की फसल बेहतर लें। नेक्स्ट प्लीज़। शिमला मिर्च, ये भी एक अच्छी क्रॉप है, काफ़ी कॉमर्शियली आजकल कई जगह पे क्लस्टर में हो रही है और फार्मर्स काफ़ी अच्छा पैसा कमा रहे हैं। इसके अंदर भी हम लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशन किए थे और उसमें 25% के आसपास हमें उपज मिला है और इसमें भी जब हमने इसको पर टन कन्वर्ट किया
तो 50 टन के आसपास हमें पर हेक्टेयर शिमला मिर्च का रिजल्ट्स मिला है। और इसमें जो हमने रिकमेंडेशन दिया है वो 100 kg पर एकड़ का रिकमेंडेशन किया है। और नेक्स्ट प्लीज, इसमें जो कारण रहा है वो हमने फ्रूट का जब वेट किया तो फ्रूट वेट ज़्यादा था। नेक्स्ट प्लीज। और हमें 1:20 का इसके अंदर बेनिफिट देखने को मिला है, अर्थात ये बहुत ज़्यादा है। अगर हम इसको हाफ भी कर लें तो भी ये बहुत ज़्यादा है। सो शिमला मिर्च अगर कोई भाई लगाते हैं, मिर्च कोई लगा रहे हैं, तो इस खाद का प्रयोग कर बहुत अधिक लाभ ले सकते हैं। एक अच्छी क्वालिटी की पैदावार हम लोगों को, या जो आपके खेत से जो जिसके घर पे भी वो जाएगा, उसको एक अच्छी न्यूट्रिशन की शिमला मिर्च आप खिला सकते हैं। नेक्स्ट। तो ये था, अभी तक मैंने बताया कि पॉलीसल्फेट है क्या। ये नेचुरल है और इससे पैदावार भी हम अच्छी ले सकते हैं, अच्छी क्वालिटी भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जब न्यूट्रिशनल क्वालिटी की बात करते हैं, अल्टीमेटली क्या फ़ायदा होता है? जब एक अच्छी क्वालिटी का न्यूट्रिशन हम अपने फसल में देते हैं, ज़मीन में देते हैं, तो एक तो हमारी ज़मीन सुरक्षित रहती है, दूसरी पैदावार अच्छी होती है, अच्छी क्वालिटी होने से उसको अच्छे पैसे मिलते हैं। लेकिन जो सबसे जो एंड बेनिफिट है, क्योंकि जो सोर्स था जब आपके प्लेट में आता है तो आपको नहीं पता होता ये किस जगह उगा था। सो अगर इस प्रकार का फर्टिलाइज़र हम यूज़ करते हैं तो उसके प्लेट में कितना न्यूट्रिशन गया वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और वही न्यूट्रिशन आज हमें जो हमें एनर्जी मिलती है उसी से मिलती है। तो हेल्दी न्यूट्रिशन के लिए हेल्दी फर्टिलाइज़र बहुत ज़रूरी है। यही मैसेज मैं आप लोगों को यहाँ देने आया हूँ। जितना बेहतर हम न्यूट्रिशन करेंगे, क्वालिटी न्यूट्रिशन करेंगे, तो हमारी सॉइल अच्छी रहेगी, पैदावार अच्छी होगी, और क्वालिटी न्यूट्रिशन जब हम खाएंगे तो हम भी अच्छे होंगे वो। और यही हमारा अल्टीमेट ध्येय है। सो मेरा मैसेज यही था कि इस फर्टिलाइज़र को यूज़ करके हम अल्टीमेटली अपने खुद खाएं वो या लोगों को खिलाएं, हम एक अच्छे न्यूट्रिशन का फूड उनको दे पाएंगे पॉलीसल्फेट जैसी खाद का उपयोग करके। नेक्स्ट प्लीज़। अगर मैं इसके प्रभावों को बताना चाहूँ तो 3 कैटेगरी में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पॉलीसल्फेट को जब हमने फसलों में इसके उपज के प्रभाव को देखा, उसके साथ साथ में क्वालिटी और अन्य प्रभावों को देखा, तो हमने यही पाया कि सीरियल जैसे गेहूँ, धान, मक्का और पल्सेज, आपकी दालें हों, सोयाबीन हो, इसके जितने भी हमने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं सभी को एवरेज करके देखें तो बुरी से बुरी हालत में 7 से 10% का इजाफा ये फसल देती है। अर्थात उपज आपको 7 से 10% ज़्यादा मिलेगी। उसके साथ साथ में जब उपज इतनी होगी तो वो जो प्रॉफिट है वो आपको मिलेगा, और जो क्वालिटी है वो अगर क्वालिटी के लिए पैसा मिलता है तो क्वालिटी का पैसा अलग से मिलेगा, और जो कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट को यूज़ करेगा या जो खाएगा उसको बेहतर न्यूट्रिशन मिलेगा। और दूसरा जो कैश क्रॉप्स हैं जैसे पोटैटो है, कॉटन है, शुगर केन है, इस प्रकार की बहुत सारी फसलें हैं। हमने अभी इन 3 क्रॉप में ज़्यादा काम किया है और इसके हमें परिणाम मिले हैं कि 10 से 15% किसी भी स्थिति में यह फर्टिलाइज़र आपको अच्छी उपज दे के जाएगा, आपकी जो प्रैक्टिस है उसमें अगर आप पॉलीसल्फेट को यूज़ करते हैं तो। साथ ही साथ में प्रॉफिट और क्वालिटी तो मिलेगी मिलेगी। हम लोगों ने देखा कि जहाँ पर इसको यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर डिजीज़ का प्रकोप भी कम होता है। उसका कारण यही है कि जब सेल्स कैल्शियम रिच होती हैं, पोटेशियम भरपूर होता है, तो वह पौधों को एक टॉलरेंस देता है। नॉर्मली छोटी मोटी बीमारियों से पौधों को टॉलरेंस मिलती है और वह पौधे को इन्फेक्शन होने से बचाती है। तो वो चीज़ भी हमने डिजीज़ प्रभाव को इसमें कम होते देखा है, जो कि एक इनडायरेक्ट बेनिफिट आपको हो सकता है। साथ ही साथ जो इंटेंसिव क्रॉप है, जो वेजिटेबल्स हैं, जितनी वेजिटेबल्स हैं उसके अंदर हम जब इसको एक्सपेरिमेंट को देखते हैं तो 15 से 20% का हमको इसमें एक एवरेज रिजल्ट्स मिल रहा है कि आपकी अपनी खेती में इतना इंक्रीमेंट मिलेगा। और साथ ही साथ में वेजिटेबल्स के साथ में डिजीज़ और जो मैं बता चुका हूँ तो उसको रिपीट नहीं करूँगा, बट सेल्फ लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे टमाटो है, अगर उसकी सेल्फ लाइफ बेहतर है
तो जिस किसान ने पैदा किया है वो उसको अगर 7 से 10 दिन एक्स्ट्रा मिल जाए अपने प्रोड्यूस को मार्केट करने के लिए, तो वह उसके लिए बहुत बेहतरीन सॉल्यूशन होगा। वो यहाँ पर उसको एक सौदा मिलता है, क्योंकि ये उसकी सेल्फ लाइफ को इम्प्रूव करने में एक बेहतरीन फर्टिलाइज़र है। सिमिलरली जो भी आपकी प्रोड्यूस हैं उन सभी की सेल्फ लाइफ को ये बेहतर करता है। नॉर्मली अगर आपका कोई क्रॉप 5-7 दिन तक ही सस्टेन करता है रूम टेम्परेचर पे, तो यहाँ पर मैंने खुद ने पर्सनली चेक किया है, क्योंकि मेरे पास में सारे संसाधन नहीं हैं, आई एम नॉट फ्रॉम ए इंस्टीट्यूट, तो मैं रूम टेम्परेचर पे रख के देखता हूँ। जब मेरे डेमोस्ट्रेशन को मैं जब भी जाता हूँ वहाँ से हार्वेस्ट करके लाता हूँ और मैं चेक करता हूँ कि मैं इस फ्रूट को या इस टमाटो को, इस गोभी को, इस मिर्च को कितने दिन तक मैं यूज कर सकता हूँ। और वो मेरा कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ, अगर नॉर्मली 7 दिन में कोई चीज़ ख़राब हो रही है और मेरे प्रोडक्ट के द्वारा जो उगाई गई है उसमें अगर हमें 3, 4, 5, 6 दिन मिल जाता है, तो ये एक एडिशनल बेनिफिट है मार्केटिंग एंगल से और कस्टमर को क्वालिटी प्रोड्यूस देने से। सो ये 4 चीज़ें थी जो मैं आप लोगों को अपनी पूरी समरी के रूप में बताना चाहता था। वन मोर प्लीज़। और अगर सारी आज की चर्चा को मैं सारांश करूं तो मैं यही बताना चाहूँगा कि सभी पौधों के लिए पॉलीसल्फेट एक उपयुक्त प्रभावी खाद है, पहली चीज़। दूसरी, चूँकि इसका रिलीज पैटर्न प्रोलॉन्ग्ड है, स्लो है, इसलिए जो न्यूट्रिएंट है उसका लॉस नहीं होता है और पूरा का पूरा ये प्रभावी रूप से पौधों को मिलता है। इस कारण से जो फसल की उपज है उसकी गुणवत्ता है वो बढ़िया होती है, और जब ये बढ़िया होगी तो हमारे किसान भाइयों की आय बेहतर होगी। ये किसान की समृद्धि के लिए, भारत की खेती के लिए, जैविक कृषि में एक अलग आयाम पहुंचाने के लिए पॉलीसल्फेट एक बेहतरीन खाद है। आप इसका उपयोग कर अपनी जैविक खेती को और अपनी अन्य खेती को भी एक अलग ताकत दे सकते हैं। मुझे यहाँ सुनने के लिए और ये मंच देने के लिए ऑर्गेनिक एक्सपो को मैं धन्यवाद देता हूँ। और अंत में मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, 4 चीज़ें हैं, अगर ये 4 चीज़ें हम कर पाए तो चाहे ऑर्गेनिक खेती को हम आने वाले 4-5 सालों में कहीं पहुँचा सकते हैं। हमें एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। जो भी लोग इसके अंदर हैं, अलग अलग क्षेत्र में अकेले अकेले काम करके कभी भी इसको सक्सेसफुल नहीं कर पाएंगे। एक साइंटिफिक प्लानिंग होनी चाहिए कि किस तरीके से इसको और बेहतर और फास्ट किया जा सकता है। तीसरा, जो भी इसमें इच्छुक हैं उनका एक सहयोग इसमें ज़रूर चाहिएगा, और गवर्नमेंट सपोर्ट के बिना ये चीज़ कभी भी प्रगति नहीं कर पाएगी। तो ये चारों चीज़ें जिस दिन हम कर लेंगे और जैविक खेती हमारे लिए एक जो सपना है वो हम एक क्वालिटी न्यूट्रिशन आम आदमी को भी दे पाएंगे। जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जहाँ हो जाती है वो कॉस्ट बढ़ जाती है, पैदावार के साथ में हम इसको बेहतर सभी किसान और सभी कंज्यूमर तक एक क्वालिटी न्यूट्रिशन दे पाएंगे। वहाँ माइक दे दीजिए। यस, ये जो चूँकि आप देखेंगे इसकी डोज जो है 50 किलो 100 किलो तक है, तो जब आप कोई चीज़ टनों में डालते हैं तो उसको तो आप 3-4 साल के लिए डाल सकते हैं, पर ये आपको हमेशा बेसल जब आप खेत की जुताई कर रहे हो, अंतिम जुताई कर रहे हो, उस समय पे चाहे गोबर की खाद डाल रहे हो, किसी के साथ भी इसको डाल दीजिए, इसका आपको बेहतरीन परिणाम मिलेगा। लेकिन इसको जुताई के साथ ही डालिए या बुआई से पहले डालिए, क्योंकि तभी आप इसका पूर्ण क्रॉप के अंदर फ़ायदा ले पाएंगे। इसको अलग अलग फसलों में अलग अलग इसकी डोज है, मैंने यहाँ कोशिश की आपको बताने का। लेकिन सीरियल क्रॉप्स, चाहे आप गेहूँ लेते हों, पल्सेज हो, इनमें सभी में 50 किलो प्रति एकड़ की एक बेसिक डोज हम लोगों ने रिकमेंड किया है। वेजिटेबल्स हैं उसमें जो 50 से 75 या 100 किलो तक हमने रिकमेंड किया है। टमाटो को हम अलग करते हैं क्योंकि मल्टीपल पिकिंग है, तो कैप्सिकम है, टमाटो है, इनमें हम 100 किलो प्रति एकड़, और कॉटन है इनमें 50 किलो, पोटैटो में 100 किलो, और बनाना जैसी फसल जो यहाँ पे एमपी में अच्छी हो रही है उसमें हम लोग 200 से 250 किलो प्रति एकड़ हम कह रहे हैं। उसको हम 2 डोज में बोलते हैं कि आप पहला प्लांटिंग के 1 महीने के अंदर
और जब उसका फ्लोर आने लगता है उस समय पे दूसरी डोज कीजिए। इसके लिटरेचर्स मैंने यहाँ दिए हुए हैं, आप हमारी स्टॉल 27 नंबर पे विजिट करके वहाँ से लिटरेचर ले सकते हैं। एमपी की प्रमुख फसलों में कितना डालना है उसका एक लिटरेचर हमने दिया हुआ है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सभी को एक एक यहाँ पे दे दिया जाए ताकि क्वेरी सेटिस्फाई हो सके। अभी ये बैग जो है ये शायद 15 या 1600 रुपये की इस पे MRP है, और मार्केट में मुझे लगता है 1500 या 1550 में आपको मिल जाएगा। ये सबसे ज़्यादा गेहूँ उत्पादन करें यहाँ का किसान। अब लहसुन और कांदा में तो अब आया, बिल्कुल, और सोयाबीन 2 फसल करें। आपने जो बताया कि 50 किलो, तो गाँव में अगर हम डाला तो यूरिया जो है हमारी आदत बहुत बिगड़ी गई है। हूँ पड़ोसी ने 1 बोरी लाखी तो दूसरों 2 बोरी लाखे, उन्हें खेत के बर्बाद कर दियो। पर आप जो हम डाला मतलब तो किन स्थिति में डाला, कितनी उम्र हुई है गेहूँ की, तो आपको यो डाला जो खाद जो है। हाँ। नहीं तो हम 3 बार डाला है यूरिया के, सोसाइटी के दम खत्म कर दी हमने, तो 3 बार डाला। तो आप यो कितनी बार डालना पड़ेगा? 1 बार बहुत नहीं, 1 बार डालो तो कितनी उम्र में डाल लो? बताया मैंने। हाँ। आपको मैंने यही बताया आपको कि ये एक बेसल फर्टिलाइज़र है और स्लो रिलीज है। तो हम बुआई, जब हम कोई भी फसल बोने जा रहे हों उससे पहले भी डाल सकते हैं। ज़मीन की तैयारी करने से लेके फसल की बुआई से पहले तक आप इसको अप्लाई करें तो इसका आप सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और जो आपका सवाल था नाइट्रोजन के लिए, मैं बता रहा हूँ कि नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है, पर वो किसी भी फसल की वेजिटेटिव स्टेज को बढ़ाने के लिए है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मुझे कब तक नाइट्रोजन डालना है। उसके बाद नाइट्रोजन डालने का मतलब है आप अपनी फसल को नुकसान कर रहे हैं। 50 दिन के ऊपर कभी भी गेहूं के अंदर नाइट्रोजन मत डालिएगा, नहीं तो आप अपनी फसल को तो ख़राब कर ही रहे हैं, साथ साथ में अपना पैसे का भी नुकसान कर रहे हैं। इस फर्टिलाइज़र से कम नाइट्रोजन में भी बेहतर रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि सल्फ़र नाइट्रोजन की यूज़ की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करेगा। ठीक है। ये सर जिंक सल्फेट का भी अलग से उपयोग करना पड़ेगा, इसका विकल्प है ये? सॉरी, जिंक सल्फेट जिप्सम। देखिए, अगर जिंक सल्फेट आप सल्फर के लिए डाल रहे हैं तो नहीं डालने की जरूरत है। जैसा मेरे को बताया कि जिंक ऑक्साइड या जिंक का कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट आप अगर फोलियर देते हैं तो उसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट है, बशर्ते आप सॉइल में दें, क्योंकि सॉइल में माइक्रो न्यूट्रिएंट की एफिशिएंसी 2% से 5% की है। तो आप जितना भी देते हैं वो 2 से 5% से ज़्यादा पौधे को मिलता नहीं है। लेकिन वही आप जब फोलियर न्यूट्रिशन के माध्यम से देंगे तो वो ज़्यादा मिलेगा। जिंक और बोरोन 2 हमारे यहाँ पर डेफिशिएंसी रिपोर्ट हुई है। इन दोनों को अगर आप प्रैक्टिस में लें, सॉइल में डालना है अगर आपके पास बेहतर डालिए, पर सल्फ़र के लिए पॉलीसल्फेट जहाँ भी यूज़ करें आपको कोई अन्य सल्फ़र डालने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद सर।